अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। पीसी रिकॉर्डर जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी करने रोमियो प्रोग्राम आवाम दी आवाज़ लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर है। नाजरीन, असी आसानियां पैदा करने लोगों वास्ते ते पेंशनां पीटीसी के पेंशन जिहड़े बेचारे पूरे पाकिस्तान दे विच ने उन्हों दी आसानियां वास्ते उन्होंने पेंशन क्यों नहीं मिल रही उहदे मुतलिक असी गल कर रहे हैं। लेकिन मैनू बड़े टैलीफोन लोगों के आए ने सिंध तो बलोचिस्तान तो जिहड़े पंजाबी नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि सानू रोमियो साहब उर्दू दे विच जरा प्रोग्राम कर दो, सानू आसानी पैदा हो, सानू समझ आ जाए। तो राणा साहब नूं असीं तकलीफ दी है कि दोबारा तो जरा उर्दू दे विच साडे नाल गलबात कर लो ताकि जिहड़े बलोचिस्तान च सिंध च पेशावर च पठान लोग ने, बलोची ने, सिंधी ने, वो उर्दू च गलबात, क्योंकि साडी कौमी जबान तो उर्दू है ना, जिन्हों नहीं समझ आती कौमी जबान असी समझा सकने। तो असी उर्दू च प्रोग्राम करांगे ताकि दूर दराज तुहानूं भी पंजाब च रहने वालों भी समझ आ जाए। लो राणा साहब, आपके दफ्तर में आपने हमें टाइम दिया और बड़ी खुशी है कि आसानी पैदा करने के लिए हम आपसे कुछ पीटीसी के पेंशनों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब ट्रस्ट बना, आप भी उसमें मौजूद थे, ठीक है, राणा माजिद साहब भी थे जब उस टाइम के थे, चेयरमैन मियाँ जवेद साहब थे। ट्रस्ट आपने बनाया पेंशनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आपसे मतलब जवाब चाहते हैं कि इस ट्रस्ट का बुनियादी मकसद मुलाजमों के लिए क्या था। जी शुक्रिया। मैं थोड़ी सी तफसील बताने से पहले ट्रस्ट के बारे में ना, इससे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो VSS 2008 में आया, इसमें एक वर्करों की ख़ासी बड़ी तादाद PTCL से फ़ारग हुई। उनके केसेस चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा पैसे भी उन्होंने लगाए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस भी उनके हैं, सबसे बड़ी तादाद भी उनकी है। तो वो केस उनके अभी तक जीते नहीं जा सके, उनको उनके हकूक़ मिले नहीं हैं। तो उनके हकूक़ क्यों नहीं मिले हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, वो मैंने बतानी है। वैसे तो तकरीबन हर लॉयर ने, जो क्लाइंट हैं, वो भी एक वक्त के साथ चीज़ों को समझ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम रह गई हैं, जो असल मसाइल हैं जिनकी वजह से केस नहीं निकले हैं ना, ये मैंने सिर्फ वो बतानी है। बहुत जो आज तक 15 साल हो गए इनको, 15 साल से किसी ने उन पर रोशनी डाली, उस जगह को जाके टच ही नहीं किया जहाँ पे केस निकलता है। तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो VSS 2008 है ना, सबसे पहले तो इसको ये देखना है कि ये लोगों की डिमांड क्या है, ये मांग क्या रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे पैदा होती है। ये जनरली पेंशनर कहते हैं कि हमें पेंशन दी जाए। जज साहब के पास भी इस तरह का जब क्वेश्चन जाता है कि इनका पेंशन का इशू है, तो वो कंफ्यूज क्वेश्चन है। ये ऐसे है नहीं, ये पेंशन नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं जो माहाना पेंशन मिलती है उस की जो माहाना इंक्रीज़ है वो ये मांग रहे हैं। इनको जो पेंशन मिली है, इनका जो मामला सेटल हुआ है वो एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट हुआ है, और जो माहाना इनकी पेंशन है वो इनको पूरी नहीं मिल रही। बेसिकली इनका ये इशू है। अब जो माहाना पेंशन इंक्रीज़ है, ये एक चाइल्ड है, ये एक छोटी चीज़ है। मेजर चीज़ थी इनकी कि पेंशन किस तरह इनकी जो है वो किस तरह बनी है। तो इनकी पहले सबसे पहले जो ग्रॉस पेंशन बनी है, ग्रॉस पेंशन इनकी फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक बनी है, और फेडरल गवर्नमेंट का ही फार्मूला लगा है, और फेडरल गवर्नमेंट के पेंशन रूल्स के तहत इनको 40% इनकी जो ग्रॉस पेंशन है उसका 40% इनको कम्यूट करके अमाउंट दे दी। 60% इनके पैसे जो इन्होंने सर्विस के दौरान अर्न किए थे, वही एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट है, जो एक सिविल सर्वेंट है, उसके भी बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत इसी तरह उसकी कैलकुलेट होती है। तो उसके भी 60% उस वक्त गवर्नमेंट रख लेती थी। वो 60% के इवज़ जो है ना वो गवर्नमेंट की पेंशन ले रहे हैं। इनकी भी इसी तरह जो ग्रॉस पेंशन की रकम है जो इन्होंने सर्विस के दौरान अर्न की थी, जिसको हम पार्ट ऑफ पे भी कहते हैं ना, तो उसी से
जो 60% इनके पैसे हैं ना, इनको फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ना फिर माहाना पेंशन नहीं मिल रही। ये है असल इसमें इसका इशू जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक जो है ना वो डिस्कस नहीं हुआ, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा सा ना VSS के ऊपर आऊँ कि इनका जो VSS है और जो दूसरे आज तक कहीं पे भी गोल्डन शेक एंड या VSS आए हैं, उनके VSS से इनका इशू मुख्तलफ है। वजह क्या है, क्यों मुख्तलफ है, क्यों डिस्टिंग्विश है, मैं उसकी एक रीज़न बताता हूँ कि इनको PTC एक्ट 1991 PTC एक्ट 1991 जो आया वो एक स्पेशल लॉ है। उस स्पेशल लॉ ने इनको ट्रांसफ़र किया कॉरपोरेशन में, और फिर जो कॉरपोरेशन ने बंदे भर्ती किए वो भी 1996 का जो एक्ट आया है जिसने PTCL को बनाया, और PTET जिसका आप ये जिक्र कर रहे थे, इन दोनों इदारों को बनाया है PTC रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना, PT रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसको हम कहते हैं 1996। इसने दोनों इदारों को बनाया, PTET को भी और PTCL को भी। तो अब जब हम इसको देखते हैं कि स्पेशल लॉ की वजह से इन पे पाबंदी थी कि PTCL किसी मुलाजम को निकाल नहीं सकती। अब आज तक ये इस्टेब्लिश हुआ है कि ये जो VSS 2008 आया ये नॉन स्टैचुटरी टर्म थी, तो मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि ये नॉन स्टैचुटरी टर्म के तहत नहीं आया। चाहे ये आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल इस्टेब्लिश करके ना मैं लॉ बताता हूँ कि ये जो है ना एक स्टैचुटरी टर्म के तहत आया। इनके स्पेशल लॉ लगता था, इन पे पाबंदी थी कि PTCL इनको निकाल ही नहीं सकता। इनकी अब वो एक प्रोविज़न है लॉ की, तो प्रोविज़न जो है ना वो है ये PT रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का सेक्शन 36 और 36 का प्रोवाइज़ो है। 36 का प्रोविज़ो, जो प्रोविज़ो है ना वो ये कहता है कि provided that the federal government shall guarantee the existing term and conditions of service rights including pensionary benefits of the transferred employees। अब ये देखेंगे आप इसमें कि टर्म एंड कंडीशन भी प्रोटेक्ट हुई हैं, और साथ जो है ना वो इंक्लूडिंग का लफ्ज़ डाल के पेंशनरी बेनिफिट, लेजिस्लेचर ने दोनों को अलहदा से जो है ना वो प्रोटेक्ट किया है, दोनों का जिक्र किया है। वरना टर्म एंड कंडीशंस जो होते हैं ना उसमें पेंशन भी शामिल होती है, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेचर को पता था कि ये जो पेंशन है ये एक और इदारे की तरफ जाएगी और ये जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ये एक और इदारे की तरफ जाना है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ना आइडेंटिफाई कर दिया है। तो ये अब टर्म एंड कंडीशंस आएंगी ना, ये जाएंगी PTCL इनकी ज़िम्मेदार है, और जो ये पेंशनरी इंक्लूडिंग पेंशनरी बेनिफिट हैं ये जो है इसकी PTET ज़िम्मेदार है, PTCL नहीं है एज़ पर लॉ जो है ना स्पेशल लॉ। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी VSS को, किसी भी गोल्डन हैंड स्कीम को, किसी को भी मिसाल दे के इनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ये एक स्पेशल अलग है इनका मामला ना। तो मैं इसमें आगे बताता हूँ कि इसी 36 का सब सेक्शन 2 है, एक छोटा सा ऑप्शन दिया है लेजिस्लेचर ने। उस ऑप्शन में ये है कि ये PTCL इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर सकता है, लेकिन किस तरह चेंज करेगा, वो चेंज करने की एक लॉ प्रोविजन दी है। तो उसमें कहा है कि इनको कोई अवार्ड दिया जाए, इनको स्पेशल कोई बेनिफिट दिए जाएं और उस बेनिफिट से ये एग्री हो जाएं, ये उस बेनिफिट पे एग्री हो जाएं, तैयार हो जाएं, और फिर ये कंसेंट दे दें, रजामंदी दे दें कि हाँ हमें जो है ना ये बेनिफिट मिल गए। तो इस तरीके से इनका जो है ना वो ये टर्म एंड कंडीशंस जो हैं इनकी वो कंप्रोमाइज़ हो सकेंगी। तो इसी ये जो 36 का 2 नंबर सेक्शन है, सेकंड जूज है इसका 36 का, इसके तहत ये 2008 वाला जो VSS है जिसका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके तहत आया। इस तरह इनकी जो 60 साल तक की जो सर्विस इनकी प्रोटेक्ट थी, वहाँ तक के जो उनके बेनिफिट बनते थे वो इनको दिए गए हैं।
अब उस VSS के अंदर ना एक ये क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि जिनकी सर्विस 20 साल से ऊपर है, जिनकी 20 साल से ऊपर है, उनको पेंशनरी बेनिफिट भी दिए जाएंगी, उनकी पेंशन जो है ना वो उनको दी जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। और जिनकी 20 साल से कम है उनके लिए ये VSS है, उनको बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो अब उस जब VSS को हम देखते हैं तो VSS के अंदर क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है VSS ओब्लिग अर्ली रिटायरमेंट स्कीम। तो ये जिनकी सर्विस 20 साल 19.5 साल से ऊपर थी या 20 साल से ऊपर थी, उनके लिए ये VSS नहीं था, उनके लिए ये अर्ली रिटायरमेंट स्कीम थी। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, एक तो PTCL ने जब VSS दिया वो एज पर फेडरल गवर्नमेंट दिया, एज पर जो मैंने प्रोविजन पढ़ी है इस प्रोविजन के तहत दिया, और उसके तहत इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हुई। अब एक सेक्शन इसी का 36 का 5 सेक्शन है, सब सेक्शन 5 है 36 का, इसको भी कभी पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया, कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया। तो जब मैं उस दूसरे को देखता हूँ तो उसमें भी सिमिलर लफ्ज़ हैं कि इनके जो पेंशनरी बेनिफिट हैं वो भी तब्दील किए जा सकेंगे, वो भी जिस तरह यानी कि टर्म एंड कंडीशन जो है ना पहले कंप्रोमाइज़ किए हैं, उनका अवार्ड दिया, उनको एक अमाउंट दी गई उनको एम्प्लॉइज़ को कि ये अमाउंट आपको दी जा रही है, इसके बदले में क्या आप अपनी टर्म एंड कंडीशन चेंज करवाना चाहते हैं, आपको पेंशन जो है ना वो जारी रहेगी। और वो पेंशन कौन सी जारी रहेगी, ये 36 का सब सेक्शन 5 है। मैं अब इसको आगे करता हूँ तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आगे इसके बारे में। तो ये जो सेक्शन है ना ये इंटैक्ट है। पेंशन का जो VSS जो वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम है वो अगर ये देना चाहें तो आइंदा दे सकेंगे, लेकिन अभी तक PTET ने कोई वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम नहीं दी है। तो वो जो रिटायर हुए हैं बंदे वो 36 के सब सेक्शन 2 के तहत उनकी टर्म एंड कंडीशन कंप्रोमाइज़ हुई है। उनकी जो 36 का सब सेक्शन 5 के तहत जो उनके पेंशनरी बेनिफिट हैं, इसमें ये बड़ा क्लियरली जो है ना लिखा हुआ है। मैं इसको ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं इसको रीड कर देता हूँ। अंडर द ऑर्डर वेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉरपोरेशन in the company, the federal government shall require the company to assume the responsibility of pensionary benefits of the telecommunication employees, and the company shall not alter such pensionary benefit without the consent of individual concerned एंड अवार्ड ऑफ अप्रोप्रिएट कंपनसेशन। अभी देखें ये जो पेंशन की प्रोविजन है ना ये अलहदा से मौजूद है, उसी तरह ये इंटैक्ट है। इसके तहत जो है ना पेंशन की मद में कोई VSS अलहदा से नहीं दिया गया। वो 36 का सब सेक्शन जो 2 मैंने पहले पढ़ा है तो उसमें जो है ना वो पेंशन का जिक्र नहीं आया है, उसमें टर्म एंड कंडीशन का आया है। तो इनकी टर्म एंड कंडीशन जो थी ना वो अलहदा से, मैंने पहले बताया कि टर्म एंड कंडीशन भी प्रोटेक्टेड थी, पेंशनरी बेनिफिट भी अलहदा प्रोटेक्टेड थे, पेंशन टर्म एंड कंडीशन का सेक्शन अलहदा है जो आज तक रीड नहीं किया गया, और जो पेंशन का सेक्शन है वो अलहदा है। अब जब आप इसके 36 के सब सेक्शन 5 को आप मिला के पढ़ते हैं कि जो PTCL ने इन VSS ये जो अर्ली रिटायर हुए तो इनको अर्ली रिटायरमेंट के सिले में फेडरल गवर्नमेंट की पेंशन बुक दी है जिसको हम कहते हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO। ये होती ही सिर्फ सिविल सर्वेंट के लिए है, क्योंकि PTCL के जितने भी ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन जो सिविल सर्वेंट वाली हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, वो जारी रहेंगे, इसके बावजूद कि वो सिविल सर्वेंट नहीं रहे। ये बिल्कुल अपना सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच जजमेंट में लिखा हुआ है कि वो बेशक सिविल सर्वेंट नहीं रहे इस हद तक कि वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना केस नहीं कर सकते, लेकिन सिविल सर्वेंट की तमाम टर्म एंड कंडीशंस
वो इनकी इंटैक्ट हैं और उनको लेने के लिए ये फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल की बजाय ये हाई कोर्ट में रिट करेंगे, रिट कर सकेंगे। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट ने ये होल्ड किया है। अब हम जब इनकी पेंशन बुक है इनके पास, तो वो पेंशन बुक है सिविल सर्वेंट वाली, वो पीपीओ है। उसका फंक्शन ही ये है कि उस बुक के अंदर इदारा पाबंद है अमाउंट लिखने का, वो जो माहाना पेंशन देगा वो उसमें एंट्री करेगा। तो ये जिस वक्त लॉ बना था उस वक्त ये होता था कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो रिटायर होते थे तो वो पोस्ट ऑफिस से जाके अपनी पेंशन वसूल करते थे। जब वो पोस्ट ऑफिस से पेंशन वसूल करते थे तो पोस्ट ऑफिस उस माहाना पेंशन की एंट्री उसमें करता था। अब ये जो पेंशन बुक है ना, इसके अंदर ये जो पीपीओ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर वो फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशन रूल्स हैं वो बाकायदा इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो प्रिंटेड हैं उसमें बाकायदा। तो वो तो अदर देन हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल ज़रा बराबर भी कि उससे डेविएट किया जा सके। अगर डेविएशन होती है तो फिर से ला कानूनीत हो जाएगी ना, ला कानूनी से कुछ भी हो सकता है लेकिन कानून के मुताबिक नहीं हो सकता। तो उनको जो पेंशन ये लेते थे, ये भी लेते रहे हैं वीएसएस वाले, तो ये डाकखाने जाते थे, डाकखाने में जाके वो पेंशन बुक देते थे। उस पेंशन बुक में डाकखाना जो है ना वो अमाउंट एंट्री कर देता था, वो स्टैचुटरी अमाउंट है, उसमें कोई डेविएशन हो नहीं सकती। अब ये पीटीटी जो है ना, इनका जो इशू है ना, दूसरा जहाँ पे प्रॉब्लम इनके इशू में आ रही है जो मैं देख रहा हूँ कि ये पेंशन मिसअंडरस्टैंड करते हुए ये मांग रहे हैं फेडरल उससे पीटीसीएल से। इनका इशू पीटीसीएल के साथ है नहीं। पीटीसीएल ने जो इनको रकम दी थी, जो इनको वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम दी थी, जो इनकी 60 ईयर तक की जो सर्विस की प्रोटेक्शन थी और उसके बाद रिटायरमेंट इनको के बेनिफिट इनके शुरू होते हैं, तो वहाँ तक की वो सारी चीज़ें इन्होंने दे दी। उस पर ना इनको एतराज़ है ना पीटीसीएल को एतराज़ है, वो सारी दे के इनको पेंशन बुक दे दी। अब आप पेंशन लेंगे पीटीईटी से, और फिर पीटीईटी 2008 से लेकर 2010 तक फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन देता रहा है, और 2 साल के बाद ना कोई लॉ ऐसी कोई चीज़ आई, पाबंदी है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो पीटीईटी है ना, ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का इदारा है। इससे पेंशन लेना ये बना ही सोल पर्पज़ के लिए है, एक ही सिंगल नुक्ते के लिए बना, एक ही सिंगल पर्पज़ के लिए बना, उससे अलावा ये डेविएट हो ही नहीं सकता। अब पीटीसीएल से तो पेंशन लेना जो है डायरेक्टली मुमकिन नहीं है। अगर लेंगे तो उनके पास 100 लॉजिक होंगे, 100 सवाल होंगे, उन्होंने अपना बिजनेस भी करना है, फलाना करना। इसने तो सिंपल जो है ना इसका तो जो फंक्शन है ना वो सिर्फ है ही अब जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन देने का। अब मैं बताऊँ आपको कि ये जो 96 का एक्ट मैंने नाम लिया है ना, जिसे हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 ना, तो ये जो एक्ट है ना बेसिकली ये इस एक्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी आ गई थी। गारंटी किस चीज़ के लिए? टर्म एंड कंडीशन के लिए और पेंशनरी बेनिफिट के लिए। जब गवर्नमेंट की गारंटी आ गई थी तो गवर्नमेंट को ये पता था कि अगर कल पीटीसीएल नहीं देता है इनको गवर्नमेंट के मुताबिक पे एंड पेंशन, तो फिर ये केस करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और फिर जो अदलिया है, जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो लामहला गवर्नमेंट को गिरफ्त में लाएंगे कि जनाब अली आप गारंटर हैं तो आप जो है ना इसको पूरी करके दें। क्योंकि जब कोई एग्जीक्यूटर खुद नहीं देता है तो उसका गारंटर जो होता है वो उसी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए इसको जो है ना एज पर फेडरल गवर्नमेंट देने के लिए ये पीटीईटी पीटीसीएल के पैरेलल उसी दिन बनाया जिस दिन पीटीसीएल बनाए। ये बिल्कुल एक ही लॉ के तहत पीटीसीएल बना है, उसी लॉ के तहत जो है ना पीटीईटी बना है, लेकिन पीटीईटी की जिम्मेदारी जो है ना वो पेंशनरी बेनिफिट की है। अभी इसका एक सेक्शन है पीटीईटी का, मैं थोड़ा सा और मुख्तसर सा बता दूं कि ये गवर्नमेंट इदारा किस तरह है।
वो मैं बताऊंगा। वैसे तो ये एक अलग इसकी डिटेल है, मैं किसी वक्त पीटीईटी पे जो है ना डिटेल एक प्रोग्राम करूंगा कि ये पीटीईटी जो है ना ये किस तरह गवर्नमेंट का इदारा है और ये किसी भी कंडीशन में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाता है तो इसकी लाक़ानूनीयत होगी, तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना बिल्कुल 100% जो है ना वो केस सू किया जा सकेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब इसका सेक्शन है इसका, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, 44 के तहत सेक्शन 44 है ये पीटीसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का, उसके तहत जो है ना इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है पीटीईटी की। तो इसी का जो सेक्शन है 44 का, द ट्रस्ट शैल बी ए बॉडी कॉरपोरेट, कि ये बॉडी कॉरपोरेट होगी ना, अलहदा सी होगी ना, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इसकी सक्सेशन भी जो है ना वो फ्यूचर के लिए होगी, अलहदा होगी, एंड ए कॉमन सील विद पार। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, लेकिन ये तमाम की तमाम जो होगी ना वो ये जो एक्ट है ना इसकी प्रोविजन से बाहर नहीं जाएगा। ये पीटीईटी इसकी जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट 1996 की इससे बाहर ये नहीं जाएगा, ये पाबंदी आ गई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो आगे इसके साथ ना हम एक मैं सेक्शन सिर्फ और पढ़ता हूँ सिर्फ ताकि मेरा ये लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर सुनना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक और ये कि ये जो ट्रस्ट होगा ना, ये सेक्शन है सब सेक्शन 9 है, 44 का सब सेक्शन 9 है। तो इसमें कहता है द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ 6 हैं, 3 फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करने हैं, 3 कंपनी ने नॉमिनेट करने हैं। तो बेशक कंपनी नॉमिनेट करे और फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, लेकिन असल ये देखना है कि ये जो 6 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं जो इसके असल ओनर हैं पीटीईटी के उनके पास अख्तियार क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं वो पढ़ता हूँ, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में with the approval of the federal government and by notification in the official gazette make rules for the management and the conduct of the business of the trust। तो सिर्फ ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं इनके पास सिंपल सा इतना अख्तियार है कि ये जो पीटीईटी की मैनेजमेंट है, जो ये अपना नए मुलाजम रखेंगे जो अपने पीटीईटी के लिए, उनकी मैनेजमेंट और पीटीईटी कहाँ अपना बिजनेस करेगा, कहाँ अपने पैसे लगाएगा, सिर्फ इसी की हद तक पीटीईटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं उनके पास अख्तियार है। और ये जो अख्तियार है ना, ये लिमिटेड अख्तियार भी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल 100% क्लियर हो गया कि ट्रस्ट के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं 6 के 6 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के मतहत हो गए। फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर वो एक कलम भी नहीं उठा सकते, कदम भी नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 100% जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का ही इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास भी अख्तियार नहीं है कुछ भी ये ना डेविएट करने का इनके पास। अब यहाँ पे एक अख्तियार इसको दिया है फर्दर जो है ना, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं ये बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत बने हैं और इनका फंक्शन ही सिर्फ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि गारंटी दी हुई है उस गारंटी के मुताबिक पेंशन देने के ये पाबंद है। अब थोड़ा सा और मैं आगे बता दूं कि इसका जो अपना पीटी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का ये है सेक्शन 45 ना। अब ये 45 इसकी हेडिंग है पेंशन फंड।
तो ये देखें इसका फंक्शन क्या है पीटीईटी का। मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन बताता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन देने के लिए बना है, और इसने पेंशन कौन सी देनी है, किस तरह देनी है, ये इस सेक्शन के अंदर आप अगर पढ़ेंगे तो जब कोई डिस्प्यूट नहीं था, ये इससे पहले था एक इदारा, उसका नाम था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एम्प्लॉय पेंशन फंड। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एम्प्लॉय पेंशन फंड एक इदारा था, 1994 में जो है ना ये बना था। तो इसका एक मैनुअल भी बनाया था उस वक़्त कि ये इस इदारे का जो है ना वो किस तरह ये इदारा ऑपरेट करेगा। तो वो जो मैनुअल है उसका इसमें बाकायदा ना रेफर्ड किया हुआ है, उसकी एक ट्रस्ट डीड थी, उस ट्रस्ट डीड का लिखा हुआ है, इसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है ट्रस्ट डीड डेटेड 2 अप्रैल 1994। अब ये ट्रस्ट डीड जो है ना इसका क्योंकि स्टैच्यू में जिक्र आ गया है तो ये स्टैच्यूटरी हो गई है, ये गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो ये इसके जो रूल्स बने हुए हैं उससे ज़रा बराबर भी डेविएट नहीं किया जा सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता। अब ये बना किस तरह था, ये जो मैंने आपको बताया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एम्प्लॉय पेंशन फंड जो था 1994 में, ये TNT के रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ थे जिन पे कभी कोई उनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, जो रिटायर्ड अपना 1991 का या कॉरपोरेशन बनने से पहले रिटायर हो गए थे, उनको भी ये पेंशन दे रहा था ये इदारा। तो वो तमाम जो थी इसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी जो लाइबिलिटीज़ थी, जिस तरह वो पेंशन दे रहा था, ये इसी तरह PTET जो है ना ये उसी की लाइबिलिटी और एसेट का ज़िम्मेदार है। जो उसके एसेट थे, जो उसके पास सरमाया वगैरह था, उसका भी PTET ज़िम्मेदार हो गया, और जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी तो उसकी तो लाइबिलिटी भी स्टैट्यूटरी थी। तो जो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी थी उसके मुताबिक ये स्टैट्यूट के मुताबिक जो है ना वो पेंशन देने का पाबंद हो गया, उसी को उससे ये डेविएट नहीं कर सकता। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे कोई भी पेंशनर है, चाहे कोई VSS लेकर रिटायर हुआ है, चाहे किसी तरीके से रिटायर हुआ है ना, बात यह है जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट की पेंशन बुक है, फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक ही वो रिटायर हुआ है, तो उसको PTET तक किसी भी शक्ल के अंदर, किसी भी तरह से उससे डेविएट नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा सा बस आखिरी चंद सिर्फ 2 चीज़ें। राणा साहब आपने बड़ा मतलब तफसील से बताया, लेकिन एक पेंशनर हमसे पूछते हैं, राणा साहब से पूछें कि हमें तो 2 साल पेंशनर मिलती रही, ट्रस्ट बड़ा मजबूत बनाया मुलाजमों के लिए, फिर अब वो कहाँ जाएं, किससे होती है? मुझे ना सिर्फ 2 छोटे से सेक्शन हैं, वो बहुत अहम है, बयान कर, वो मैं थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद जो है ना ये जो ट्रस्ट डीड जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी 2 अप्रैल 1994, जिसका स्टैच्यू के अंदर ना ये स्पेशल स्टैच्यू इसके अंदर जिक्र आया है, ये स्टैच्यूटरी है, ये पाबंदी है, स्टैच्यूटरी जिस हमें जिक्र आ जाए वो पाबंदी होती है। तो इसका जो ट्रस्ट डीड है इसका 8 का सब सेक्शन E है, 8 का सब सेक्शन E है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ इसको। द इंक्रीज इन पेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेंशनर्स इज आल्सो अलाउड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अलाउड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब देखें कितना क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि जो इसके पेंशनर होंगे PTET के पास, चाहे वो VSS के जरिए आए, चाहे वो 60 साल रिटायर होके आए, चाहे वो 25 साल के बाद जो है ना रिटायर होके गए, जो इसके पेंशनर बन गए उनको गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी। ये इसका लॉ कह रहा है, ये इसका मैनुअल है, जिससे ये बिल्कुल बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि इनका केस जो है ना वो सही तरीके से प्लीड नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है ना। अब आगे देखें, एक और सेक्शन सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं, क्योंकि लॉ जो है ना मेरा कहना शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मैं जिस लॉ की बात कर रहा हूँ, जो मैं सेक्शन कह रहा हूँ, उनसे तो कोई डेविएट नहीं कर सकता। उनको असल में सही तरीके से रीड नहीं किया गया। मैं तो इससे भी बेहतर जो है ना कोर्ट में डिफ़ाइन करता हूँ। तो अब देखें, ये सेक्शन इसी का ट्रस्ट डीड जो है 2 अप्रैल 1994 वाली, जो स्टैच्यूटरी हो गई है कि सेक्शन 45 में उसका जिक्र आया है बाकायदा, और उसी पे PTET बना है, उस पे लिखा हुआ है। फिर सेक्शन 15 क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ चेंजेस
modifications or amendment notified by the federal government for its employees. अब कहता है these regulations will stand modified, amended in respect of all such changes, modifications or amendments made by the federal government for the improvement of pension benefits to its own employees through circulars or notifications or administrative order issued from time to time. जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट कोई भी सर्कुलर निकालेगी, कोई भी अमेंडमेंट निकालेगी, कोई भी लेटर जारी करेगी, ये जो ट्रस्ट डीड के रेगुलेशंस हैं ये खुद ब खुद ही अमेंड हो जाएंगे, ये खुद ब खुद ही गवर्नमेंट के मुताबिक हो जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है ना, उनके पास अख्तियार नहीं है। मतलब आप देखिए ये कह सकते हैं ना कि इससे बढ़ के लॉ के अंदर कोई चीज लिखी ही नहीं जा सकती, राना साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, उनके पास बिल्कुल अख्तियार नहीं है जो ये डेविएशन करे। अब आप क्वेश्चन कर रहे थे, अब मुझे आप क्वेश्चन करें। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। फाकी हुकूमत के मतलब है मातहत हैं ये पेंशनर, ठीक है ना, जो VSS जिन्होंने लिया है। अब वो पेंशनर जो उनसे ना वो पूछते हैं कि राना साहब से पूछे कि हम कहाँ जाएं, हम किससे इल्तिजा करें ना, मतलब है देखें ना अदालतों के बर्द फाकी हुकूमत का काम था ना ये तो अब वो उनकी परेशानी दूर करने के लिए आप उनको कोई एडजस्ट करें, क्या वो करें? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी क्लैरिटी के साथ बताया है, अब भी मैं कहता हूं, इनका इशू जो है वो PTET के साथ है। और PTET की अदालत में ये कंडीशन बतानी पड़ेगी कि ये इस तरह जैसे मैंने बताया है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसको वॉच करने के लिए बना है। और जिस दिन ये आखिरी जो गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड जो ये एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, जब आखिरी बंदों को ये पेंशन की पेमेंट करेगा तो उसके बाद इसको फेडरल गवर्नमेंट ही क्लोज कर सकेगी। इसको एस्टेब्लिशमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट ने किया PTET को, इसको बंद भी फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। तो इससे फेडरल गवर्नमेंट का इदारा होने के नाते से ये पाबंद है, 100% पाबंद है। ये इसका अपना मैनुअल जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक पाबंद है। अब इसकी वायलेशन क्या हो रही है कि इसमें PTCL के जो ऑफिसर्स हैं उनको लगा दिया है यहाँ इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैंने एक क्लास अगर कहते हैं तो मैं उसको पढ़ देता हूँ कि इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया है कि इसके तो रूल्स, इसके तो रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ें जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट अमेंड करती रहेगी अपने एम्प्लॉय के लिए, ये खुद ब खुद स्टैंड मॉडिफाइड तस्वर होंगे। इस हद तक है। तो बात सिर्फ ये आ रही है कि अगर इस नुक्ते पे इस तरीके से बिल्कुल जो है ना आप केस बना के फाइल करें तो मैं नहीं समझता कि उनको कहीं से भी उनका हक जो है ना वो मारा जाए या उनको ना मिले। बात यह है जो 90% से ऊपर अपना केस बनाते हैं वो कभी केस में डिफीट नहीं होते, उनका रिजल्ट 100% इसी तरह होता है जो वो बना के लेके जाते हैं ना। तो जैसे मैंने आपको केस बताया, मुझे असल में इसकी में एक मेरी बहुत डिटेल रिसर्च है। अब वो अपना ये मेरे साथी जो बैठे हैं ये मुझे कह रहे हैं कि लोग कहाँ जाएं, किस तरह करें। अब देखें ये प्रॉब्लम एक है इस तरह कि एक केस था इनका सुप्रीम कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट चल रही थी, ऑर्डर हो गए थे PTC अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे पेमेंट के। PTCL जो है ना वो PTET और PTCL दोनों एक वो आप कह लें, बल्कि PTET का बंदा था, PTET उनको फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक ऑर्डर के बावजूद नहीं दे रही थी, तो उन लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल की। अब वो कंटेम्प्ट जो होती है ना, कंटेम्प्ट को थोड़ा सा समझें। कंटेम्प्ट जिस बंदे के हक में ऑर्डर होता है ना वो ही कर सकता है, और जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है उसका भी ओहदा नहीं, उस बंदे का नाम लिखना होता है ताकि अगर वो ना माने तो फिर उसको जेल भेजा जाए, तो वो ओहदा नहीं वो बंदा जाए।
तो वो जो केस चल रहा था उसमें फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 342 बंदों के लिए कहा कि इनको आप जो है ना पेमेंट करते हैं या आपने जेल जाना है। तो उस वक्त जो है ना PTCL ने फौरी तौर पे PTET ने उनको गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन भी दी और पेंशन मिल भी रही है। अब वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न पैदा हुई। कुछ ये कह रहे थे मैंने जो सुना कि अगर वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ये पटिशनर ना लिखती तो फिर सबको मिल जाने थे। ये मिसकंसेप्शन है। देखें नहीं सर, ये मिसकंसेप्शन है। माजरत के साथ जजेस की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, समझना पड़ता है। कंटेम्प्ट के अंदर कंटेम्प्ट की ही पर्टिकुलर बंदों ने है। ये कंटेम्प्ट के अलावा PTCL पैसे देते ही नहीं है। तो कंटेम्प्ट वो ही कर सकेगा जो केस फाइल करेगा। यही चीज़ का तो बेनिफिट उठा रहे हैं। जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये किस तरह लें, या तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो उनको तरस आ जाए। नहीं, तरस क्या, आपका तरस वाला मामला नहीं है सर। आपकी जो पेंशनरी बेनिफिट है, मैं माजरत के साथ मैं कहता हूँ, मैंने वो पहले सेक्शन पढ़ा है 36 का 5, आपके जो पेंशनरी बेनिफिट हैं वो जो कॉरपोरेशन से प्रॉपर्टीज आई हैं वो उसके साथ प्लज कर दिए गए हैं। जब तक PTCL के अंदर कॉरपोरेशन से आई हुई ट्रांसफ़र हुई तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उस वक्त तक आपके जो पेंशनरी बेनिफिट हैं उनको सेटिसाइड नहीं किया जा सकता, उनको डीरेगुलेट नहीं किया जा सकता, उनको रोका ही नहीं जा सकता। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान में किसी मुलाजमिन को नहीं है। मैं आपको बता दूं जितनी बड़ी इसमें स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन इसको क्योंकि सही फाइट नहीं किया गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है, या तो मेरी इस स्पीच के ऊपर जो मैंने दी है, जिस तरह मैंने डिटेल में बयान किया है, ये इससे पहले किसी ने इस तरह इस लेवल पे बयान नहीं किया। या तो मेरी इस चीज़ को समझते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहता हूँ, मैं तमाम इदारों को कहता हूँ, या तो वो इस चीज़ को समझते हुए एक्शन लेके सबको दिला दें। अगर नहीं मिसाल है उनको मिलता है तो फिर हर बंदे को इनफरादी तौर पे कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा। अगर केस नहीं करेगा तो ये खुद ब खुद पैसे नहीं मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वहाँ पे जब चंद बंदों को मिल जाता है तो फिर वो, क्योंकि होता गवर्नमेंट का इदारा है, तो वहाँ का जो हेड होता है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद होती है, वो सबको दे देते हैं। PTCL के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। PTCL जो है ना ये एक आप कह लें कि पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो बेसिकली उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें मोर देन जो है ना मेजॉरिटी जो है वो एतिसलात के हैं। तो वो फैसला खुद ब खुद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये कभी भी नहीं होगा ऐसे कि जिन्होंने केस नहीं किया है तो उनको पैसे मिल जाएं। मैंने कहा या तो गवर्नमेंट प्रेशर डाल के खुद ही जो है ना, मेरी जिस तरह मैंने बयान किया है इस तरह किसी वकील ने पहले बयान नहीं किया, इस लेवल तक कोई वकील जो है ना गहराई में नहीं गया है। या तो इस पर फेडरल गवर्नमेंट एक्शन ले। फेडरल सेक्रेटरी जो है ना, फेडरल सेक्रेटरी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली जो है ना वो नुमाइंदा है फेडरल गवर्नमेंट का टेलीकॉम सेक्टर को वॉच करने के लिए। और जो PTET जो है ना इसका बोर्ड का भी वो हेड है, इसका वो PTCL का जो बोर्ड है उसका भी वो हेड है, और उसका यहाँ पे भी पूरा कंट्रोल है कि फेडरल गवर्नमेंट को, जैसे मैंने कहा कि तमाम चीज़ें जो इसकी PTET की होंगी, जो भी इसका बोर्ड बनाएगा, जो उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाएंगे, वो अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो उसकी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर, यानी कि सेक्रेटरी IT के अप्रूवल के बगैर वो दी ही नहीं जा सकती, तो चेंज भी नहीं की जा सकती। तो या तो फेडरल सेक्रेटरी जो है ना वो कोई एक्शन ले, फेडरल गवर्नमेंट एक्शन ले तो फिर सबको मिल सकते हैं, अदरवाइज जो है ना सबको अपना अपना केस फाइल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर आप केस फाइल करते हैं तो 2010 से लेकर आज 2024 आ गया है, 14 साल के आपके जो एरियर हैं वो इनको देना पड़ेंगे, क्योंकि लॉ कह रहा है। और लॉ में जब जो चीज़ें क्लियर होती हैं वो देने ही पड़ते हैं। वो PTET ने
आउट ऑफ लॉ रोके हुए हैं, तो वो देने के पाबंद हैं। और वो जो है ना, वो जब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ जो पीटीसीएल की हैं वो खरबों की हैं, जो पीटीसीएल को तोहफे में मिली हैं कॉरपोरेशन से, उन पीटीसीएल की अपनी नहीं है। तो पीटीसीएल की अपने पास अपनी नहीं है, उसको तोहफे में मिली हैं, तो ये साथ लायबिलिटी भी जो पेंशनर की और एम्प्लॉयज़ की हैं वो भी साथ ही उसके साथ मिली हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं वो बगैर। तो ये पीटीसीएल इस तरह पाबंद है। तो अगर हम देखते हैं उन पैसों को, तो 2010 से लेकर 2014 तक के जो इनके बकाया जात मिलते हैं वो इन प्रॉपर्टी को बेच के भी हासिल करने के पाबंद हैं। तो जब आराम से दे सकते हैं, पाबंदी है भाई, बात ये नहीं होती है। देखो बात, जब तुम्हारा लॉ क्लियर है फिर उसको सेल करके आप ले लें, ये नहीं होती आसानी वसानी का मामला वहाँ पे होता है जब आपके लॉ ना बनते हों, जब कहीं पे रहम दिली है। इसमें रहम दिली तो तसव्वुर ही नहीं है। एक चीज़ मौजूद है, उस पर आपका भी राइट है, उसका पीटीसीएल भी राइट है, वो कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ है, उस पर आपका भी राइट उस तरह है। अगर पीटीईटी ने डेविएट किया है तो उसके साथ पीटीईटी भुगतेगा, ये नहीं मुलाजिम भुगतेंगे। सिर्फ मुलाजिमिन का मसला ये हुआ है, इन्होंने अपना केस जो है ना प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं किया। इसकी तो प्रोविजन जो है ना, मैंने बताई ना कि पेंशन की प्रोविजन ही अलग है, और जो वीएसएस दिया है वो आज तक ये कहते रहे कि ये तो वीएसएस जो है ना वो नॉन स्टैचुटरी था। बिल्कुल ये जो है ना गलत बात है, ये स्टैचुटरी था। ये 36 सब सेक्शन 2 के तहत आया और 36 के सब सेक्शन 5 के तहत जो है ना वो पेंशन बनती है। तो पेंशन जो है ना उसके इवज़ ना कोई वीएसएस दिया गया, पेंशन उसी तरह इंटैक्ट है 2008 वालों की भी, दूसरे वालों की भी। और इसमें जो है ना ये इशू जो कहते हैं कि कौन सिविल सर्वेंट है कौन नहीं है, ये उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़, लफ्ज़ क्या यूज़ किया है, ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय, जो ट्रांसफ़र हो गए हैं ना, चाहे वो वर्कमैन थे चाहे वो सिविल सर्वेंट थे, वो इस स्पेशल स्टैच्यू के तहत जो है ना वो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय बन गए। और जब वो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की टर्म के तहत जो है ना वो ट्रांसफ़र होके आए हैं पीटीसीएल के पास, और पीटीसीएल को सबसे ये इसका पीटीसीएल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना 1996 का जो है ना सब सेक्शन 35 ये कहता है कि पीटीसीएल को पाबंदी लगा दी है कि पीटीसीएल वो जो ट्रांसफ़र होकर इसका मुलाजमिन आए हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन, उनके पेंशन बेनिफिट को चेंज नहीं कर सकेगा। तो पीटीसीएल पे तो वैसे पाबंदी है, जो पाबंदी है तो हो ही नहीं सकता ना। तो मेरा आज ये राणा साहब एक थोड़ा सा आपसे सवाल है, मतलब आपने बहुत राणा साहब बड़ी तफसील के साथ हमारे पेंशनों को राज़ी किया है। वो बेचारे मतलब आपने नुक्ते बताए कि इतना मजबूत तुम गवर्नमेंट के पेंशनर हो। अगर हमारा वज़ीर आज़म आने वाला इलेक्शन हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब, अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब इस ट्रस्ट पे ज़रा सा भी प्रेशर डालते हैं, इन सबको पेंशन आराम से सबको मिल सकती है ना। देखें बात यह है कि ये पीटीटी है ही फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो इस पे फेडरल गवर्नमेंट भी प्रेशर नहीं डालेगी तो कौन डालेगा ना। तो बात तो ये है, पेंशनर एक छोटा, अगर ये पेंशनर हमारे वज़ीर आज़म से कोई बातचीत करें तो इनका कोई हल हो सकता। देखें बात यह है, मैं इनके लिए ये हेल्प कर सकता हूँ, मैं इनका एक खूबसूरत तरीन इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी अपील, इनका लेटर ऐसे पैराए में बना के देता हूँ जो टूटेगा नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। जो भी उसको रीड करेगा, जो भी उसको देखेगा, वो कहेगा कि हाँ ये बनता है बिल्कुल ना, तो उसके पे वो फाइट करें। लेकिन जिन लोगों ने केस किए हुए हैं, देखें बात ये है, उनको तो अदालत जो होती है ना, अदालत रहम रूम का अदालत में चक्कर नहीं होता है। जहाँ से बनते हैं, जितने बनते हैं, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के पास जाएँ तो वो आपको एरियर ना दें, वो आपको कहें कि चलो एरियर आप छोड़ दें या फलाना कर दें, वो तो कह सकते हैं ना, उनका तो कंप्रोमाइज़ वाला हिसाब होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अदालत के पास ये अख्तियार नहीं है बिल्कुल भी कि वो कंप्रोमाइज़ कराए या वो एरियर ना दे। उन्होंने तो एरियर के हिसाब से जो ना देने हैं। तो ये था आपका नाम इशू जी। आप और कोई? मैं राणा साहब ने जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं साहब का, राणा हसन साहब, इन्होंने बिल्कुल तफसील के साथ अपना बयान पेश किया आपके सामने कि आप गवर्नमेंट के ही पेंशनर हैं, मतलब आप गवर्नमेंट के पेंशनर, आपको 2 साल पहले भी मिलती रही और उसके बाद उन्होंने तफसील भी बता दी है। तो ये अब आपके ज़हन खुल गए होंगे और पता चल गया होगा कि हम तो मजबूत गवर्नमेंट ही पेंशनर हैं, तो हमारे मतलब वफाकी हुकूमत ये इकदाम कर सकती है और उन ट्रस्ट को कह सकती है कि आप इनको पेंशनर क्यों नहीं दे रहे।
जी मैं ना थोड़ा सा जाते जाते एक और बात करना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं और क्लाइंट्स जो हैं, मैं क्योंकि पीटीसीएल में रहा हूँ, मैंने एक लंबी जदोजहद की है, तो मुझसे सवाल करते हैं। वो पूछते हैं, एक तो उनका सवाल ये होता है कि एक 2017 में पीटीसीएल ने एसजी स्केल दिए और फिर उसके बाद 2021 में इसने पीटीसीएल ने स्केल दिए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हमारे वो स्केल लेने से हमारी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। इस पे मुझे एक अलग से प्रोग्राम करना है, डिटेल के साथ करना है मुझे। मैं जल्दी जो है ना इस पर अपना दूंगा अपनी स्पीच। और एक मैंने इशू और करना है, वो इशूज़ ये है कि जो एम्प्लॉइज़ कॉरपोरेशन में भर्ती हुए, तो वो भी ये कहते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमारे जो टर्म एंड कंडीशन और पेंशन जो हैं, क्या टीएनटी वालों के बराबर हैं, क्या फेडरल गवर्नमेंट वाली हैं, या पीटीसीएल के पास अख्तियार है कि वो उनको चेंज कर सके। तो उस पे भी मैंने कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ के लिए, और वो जो मैंने पहले दो बताए हैं एसजी स्केल 2017 और 2021 वाला स्केल, इन पे मुझे अलग से प्रोग्राम करना है। और मैं जल्दी जो है ना, किस वक्त जैसे मौका मिलेगा जब कभी, तो मैं उस पे जो है ना बिल्कुल अलग से ना करूँगा। बहुत शुक्रिया। लो जी, जो हमारे पेंशनर थे बलूचिस्तान पेशावर, उन्होंने मुझे कहा था आप ज़रा उर्दू में प्रोग्राम करना है, क्योंकि साडा तो चैनल ही पंजाबी है, लेकिन हमने उर्दू में इनसे सवालात किए हैं। अब उनके जहन खुल गए होंगे और उनके लिए आसानियाँ पे हमने ये प्रोग्राम आपकी आसानियों के लिए, आवाम की आसानियों के लिए ये पैदा किया, ये चैनल बनाया है। तो इससे हमें बड़ी खुशी होगी आप लोगों को कि राना हसन साहब ने जो तफसील बता दी है, जो आपके जहन खोल दिए हैं कि आप गवर्नमेंट पेंशनर हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अल्लाह रास्ता खोलेगा, कोई ना कोई आपका रास्ता ज़रूर पकड़ेगा आपकी बाजू, और आपको इस दरिया के पार ज़रूर लगाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं जो ये 2008 वाले पेंशनर्स हैं, उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो उस केस में क्या प्रॉब्लम है, उस केस का क्या इशू है, उस पे भी मुझे एक छोटा सा जो है ना वो एक वो करना है कि वो क्या इशू है, वो आज तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ है। जबकि ये जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 342 को मिल गई है तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिली। तो मुझे उसके बारे में भी ना डिटेल जो है ना वो मैंने बताना है। मैं किसी वक्त जो है ना प्रोग्राम करके उसके केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके बारे में बताऊँगा कि उसमें क्या मसला है, वो कैसे निकल सकता है, कैसे वो हल हो सकता है, क्या उसके आर्गूमेंट है ना। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमें भेजिएगा, हम राना हसन से मुलाकात करके आपका ये जवाब, सवाल जो होता है उनके जवाब से मतलब आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको तसल्ली हो, आपको आसानी पैदा हो। रोमियो यादव को अब इजाज़त दिए, और राना हसन साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम में हमें वक्त दिया, और नाजरीन तक जो सुनने वाले पेंशनर हैं दूर दराज के इलाकों में, उनके लिए आसानियाँ पैदा। रोमियो यादव को इजाज़त दिए, खुदा हाफिज़।